नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तमाम उथल पुथल उठापटक विचारों के बाद मैं एक बार फिर आपके बीच इससे पहले कि मैं आज एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहा हूं ईएनटी पर, यानी ईयर, नोज एंड थ्रोट पर, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में इन अंगों पर होने वाले विशिष्ट रोगों पर और उनके होने वाले इलाज पर चर्चा करूं। मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूं। क्योंकि मैंने विशेष क्लास में आप सबको आमंत्रित किया है, तो कुछ कहने से अगर मेरे मन का बोझ हल्का होता है तो वो चीज़ें कह लेनी चाहिए। किसी ने खूब कहा है कि जब आप दुख में हो या आपके दिल पर कोई भारी बोझ हो तो उसको शेयर करना चाहिए, और शेयर करने से लोगों की जो दिलों की आपसी बातचीत होती है, जो लोगों की मुस्कुराहट होती है, उससे कुछ दुख दर्द एक दूसरे के बांटे जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मुझे अब तो नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है। गोरखपुर के डॉक्टर एच एन लाल जी ने अपने वकील के माध्यम से एक नोटिस भेजी थी। उस नोटिस में जो पॉइंट्स थे, मैंने उन पॉइंट्स का यथावत जवाब दिया था जो वो जिस बात पर वो मुझसे अपेक्षा करते थे। लेकिन मेरे जवाब और उसमें दो चीज़ें रहीं कि मुझको नोटिस मिलने के पहले वो सोशल मीडिया पे उनके द्वारा प्रचारित कर दिया गया, और मेरा जब जवाब गया तो मेरे जवाब को भी सोशल मीडिया पे प्रचारित कर दिया गया। यानी जो मुझे निजी नोटिस दी गई और जो मैंने निजी जवाब उनको दिया, वो दोनों ही पत्र उन्होंने सोशल मीडिया पे प्रचारित किया। मैं नहीं समझ पाता कि वो सीनियर हैं, वो लोगों से सम्मान चाहते हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उनका एक नाम है, लेकिन इसके बावजूद वो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के सवाल जवाब करते हैं। मैंने जवाब दिया, वो शायद मेरे जवाब से असंतुष्ट थे, और कल उन्होंने मुझे 14 पॉइंट का एक दूसरा नोटिस भी रिसीव करा दिया, यानी मेरे पास आ गया। मुझे उसका भी जवाब देना है। मैं यथासंभव जो मेरी समझ में आएगा वो जवाब मैं दूंगा। लेकिन सवाल ये है कि इस जवाब के बाद भी अगर वो संतुष्ट नहीं हुए तो मुझे तीसरी नोटिस देंगे। अगर वो मेरी तीसरी नोटिस से संतुष्ट नहीं हुए तो वो कोर्ट जाएंगे, और जब कोर्ट में खड़े होंगे तो उस समय ये लड़ाई डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव एच एन लाल की नहीं होगी, बल्कि ये लड़ाई इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाज से जुड़े लोगों के मान सम्मान, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। क्योंकि कोर्ट में तमाम बातें खुल सकती हैं। जो बातें अभी तक दबी हुई हैं, जो तह के अंदर बंद हैं, बक्से के अंदर बंद हैं, अगर ये बातें कोर्ट में जाती हैं तो फिर तमाम बातें होंगी, और मैं उन तमाम बातों के लिए तैयार हूँ। क्योंकि अब बर्दाश्त की सीमा एक निश्चित समय तक होती है। जब वो समय पूरा हो जाता है तो कोई व्यक्ति बर्दाश्त करने के लिए अपनी क्षमता से आगे नहीं जाता है। मैंने सोचा था कि वो सीनियर हैं, चलिए मैंने उनकी एक नोटिस का जवाब दे दिया, बात यहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन दूसरी नोटिस आई है तो मैं ये अपेक्षा करता हूं कि उनकी तीसरी नोटिस भी आएगी, और मैं उसका भी स्वागत करता हूं। इसको मेरा न तो भय माना जाए, न उनकी धमकी से डरना माना जाए, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि एक वयोवृद्ध इलेक्ट्रोहोम्योपैथ जो अपने आप को सीनियर कहते हैं और कहते हैं मुझे लोग सम्मान दें तो मैं उनके साथ हूं, तो सम्मान ऐसे नहीं मिलता है। सम्मान आपसी भाईचारे के साथ मिलता है। सम्मान बातों को समझने के साथ होता है। अगर आपको कोई पिंच कर देता है, आपके परिवार के लोग हों या आपके इष्ट मित्र हों या आपके चाहने वाले हों, अगर वो कहें कि सामने वाले को गोली मार दो तो आप गोली मार देंगे। आप उसका परिणाम खुद नहीं सोच सकते कि आगे क्या हो सकता है। अगर अनिल श्रीवास्तव के साथी अनिल श्रीवास्तव से कह दें कि आप सामने वाले को ये शब्द कह दो या इस तरह की बात कह दो, तो क्या अनिल श्रीवास्तव अपना दिमाग नहीं लगाएंगे? मैंने अपने ऑडियो में कहा था, मैं उस शब्द को दोहराता हूं, कि जब प्रपोजल कमेटी के लोगों ने अपने हथियार डाल दिए तो मैंने अपना काम शुरू किया। इसमें कौन सी गाली मैंने दे दिया? इसमें किस व्यक्ति का मैंने नाम ले लिया? हथियार डालना एक मुहावरा है कि जब आईडीसी कमेटी ने 180 दिन का समय दिया, आप लोग उस पर अपने मत, अपने अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके, तो इसको हथियार डालना ही कहते हैं। इसको गाली नहीं कहते, इसको मान सम्मान के खिलाफ नहीं कहते। लेकिन
आपने अपना वीडियो बनाया, आप पलथी मार के बैठे और वीडियो में आपने कहा कि अनिल श्रीवास्तव की ज़िंदगी में आपने झांकने का सवाल किया। अनिल श्रीवास्तव सड़क पर सोते हैं कि भूखे रहते हैं कि नंगे थे कि 35 साल उन्होंने भूखमरी में बिताया। इस सब से इलेक्ट्रोहोपैथी का क्या संबंध है? इलेक्ट्रोहोपैथी के प्रचार प्रसार से इलेक्ट्रोहोपैथी की कहानी क्या संबंध है? और जहाँ तक एमएससी होने का दम्भ की बात करते हैं कि बार बार वो अपने लैंग्वेज में कहते हैं मैं एमएससी जूलॉजी हूँ, तो भाई मैं एमएससी जूलॉजी हूँ तो क्या मैं अपने आप को कहूँ कि मैं हाई स्कूल पास हूँ? मुझे इस बात को कहना पड़ता है कि मेरे सामने सुनने वाले कुछ नए श्रोता होते हैं, और जब मैं वैज्ञानिक परिभाषा में बात करता हूँ, वैज्ञानिक शब्दावलियों में बात करता हूँ, तो मुझे बताना पड़ता है कि मैं विज्ञान को किस स्तर से जानता हूँ, इस नाते मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। अब उसका लोग अपने मान सम्मान से क्यों जोड़ लेते हैं जब मैं किसी का नाम नहीं लेता? और रह गई बात, प्रपोज लिस्ट में बहुत से साथी हैं, किसी साथी ने ना कोई आपत्ति व्यक्त किया, न मेरे पास किसी ने फ़ोन कॉल किया, न किसी ने मुझे कोई नोटिस भेजी। सब ये मानते हैं कि सोशल मीडिया पर जब कोई व्यक्ति अपना स्टेटमेंट देता है तो हर व्यक्ति अपनी बात को पहले आगे रखना चाहता है। अब उसका अलग अलग परिप्रेक्ष्य में केवल डॉक्टर एच.एन. लाल ही इसको अपने ऊपर लेकर के अनिल श्रीवास्तव को नोटिस अगर भेजने के आदी हो गए हैं, हालांकि नोटिस तो वो पिछले 40 सालों से बहुत लोगों को देते रहे हैं। अभी बीच में वो तमाम लोगों को नोटिस देने की बात हम ही से करते थे फ़ोन करके कि मैं उनको नोटिस दे रहा हूँ, इनको दे रहा हूँ, तो नोटिस वो देते रहे। उनके पास कागज़ है, कलम है और उसको लिखने के वादी हैं, विद्वान हैं, नोटिस करता वो अच्छे हैं, तो लिखें। अब की बार की नोटिस तो उन्होंने स्वयं अपने हाथ से अपनी हैंड राइटिंग से लिख करके भेज दिया है, ये भी अच्छी बात है। तो देखिए, नोटिस और नोटिस में जो सवाल जवाब होते हैं उस तरह के सवाल जवाब भी नहीं होते हैं। नोटिस में उनकी राम कहानी होती है। फिलहाल जो भी उनका नोटिस आया है मैं उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और मैं उसका जवाब भी दूंगा। और नोटिस का ये लिफाफा रखा हुआ है जो मुझे रिसीव हो गया है, और इस नोटिस का जवाब भी मैंने इसमें बना के रख दिया है। लेकिन अभी मैं उसको ना तो मैं नोटिस दिखाऊंगा अपनी तरफ से किसी को और ना मैं जवाब दिखाऊंगा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर इन सब बातों को पसंद नहीं करता हूँ। व्यक्तिगत बातों का केवल व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए, लेकिन संबंध इतने ख़राब भी नहीं कर देने चाहिए कि लोग बाद में मिलें तो नज़रें झुका लें। क्योंकि अगर उनकी कोर्ट जाने की इच्छा है तो कोर्ट में आमना सामना होगा। कोर्ट में अगर आमना सामना होता है तो नज़रें झुकेंगी, जो भी हारेगा वो नज़र झुकाएगा ज़रूर। अब कौन हारेगा, किस रूप में हारेगा, ये तो समय बताएगा। कौन कितने रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा, कौन अपनी बात को कितना महत्व देगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं आज भी, वो मुझसे सीनियर हैं, अगर उनको मेरी किसी बात से दुख पहुँचता है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। लेकिन अगर उनको ये है कि अनिल श्रीवास्तव मुझे रिटर्न में माफ़ीनामा दें, तो अब अनिल श्रीवास्तव आपसे कोर्ट में माफ़ीनामा, अगर कोर्ट कहता है तो कोर्ट में ही माफ़ीनामा दे दूंगा। जब आप माफ़ीनामे के लिए ही तैयार हैं तो माफ़ीनामा कोर्ट में ही ले लीजिएगा। आप कोर्ट तक जाइए, मुझे कोर्ट में कॉल कीजिए, फिर देखा जाएगा किसकी जीत होती है किसकी हार होती है। वहाँ पे इलेक्ट्रोहोपैथी का मान सम्मान आप कितना बचा पाते हैं पूरे देश के सामने, क्योंकि लड़ाई एच.एन. लाल अनिल श्रीवास्तव की थोड़ी होगी। बात तो इलेक्ट्रोहोपैथी से शुरू हुई है, तो लड़ाई तो कोर्ट में इलेक्ट्रोहोपैथी की जाएगी ना। फिर इलेक्ट्रोहोपैथी के लोग नाम के आगे डॉक्टर कैसे लगाते हैं, आपने पूछा है, ये सवाल जवाब भी कोर्ट में होगा। फिर ये भी सवाल जवाब होगा कि क्या कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट किसी भी डिग्रीधारी को क्या नाम के आगे डॉक्टर लगा के देती है? शायद लोगों को पता होना चाहिए कि नेचुरोपैथी में विधानसभा में एक बिल पास हो गया है जिसमें नेचुरोपैथी और योगा के लोग अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं। शायद लोगों को पता भी होना चाहिए कि मैं योगा और नेचुरोपैथी का भी डिप्लोमा होल्डर हूँ। तो नाम के आगे डॉक्टर किसने कैसे लगाया है, ये तो बात कोर्ट में आप पूछेंगे ना, कोर्ट को बताएंगे। हमारी बुक कितनी बिकी है, उस पर मैंने कितना जीएसटी दिया है, उस पर मैंने कितनी किताबों का बेचा है, क्या ये सेल टैक्स का ऑफिसर पूछेगा, इनकम टैक्स का ऑफिसर पूछेगा, कोई आम व्यक्ति हमसे हमारी निजी ज़िंदगी की बातों को पूछेगा? अजीब सवाल लोग करते हैं। मैं एक बार पुनः उनके सीनियर होने का सम्मान करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रोहोपैथी की प्रगति में वो हमारे साथ लगे रहेंगे और मैं उनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। फिर भी अगर उनको ये लगता है कि मैं आज भी उनके प्रति गलत हूं, तो जो उनकी इच्छा है वो करें, वो स्वतंत्र हैं। मैं उनके सीनियर पन का सम्मान करते हुए एक बार उन्हें सिर्फ नमस्कार करता हूं। बाकी उनकी आगे की मर्जी। मैं न तो डरा हूं और न मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं सोर्स लगाना चाहता हूं कि वो कुछ ना करें। अगर उनकी अंतरात्मा ये कहती है या उनको इंस्टिगेट करने वाले लोग कहते हैं, जैसा उन्होंने अनेक साथियों से फ़ोन कॉल पे कहा कि लोग हमको कहते हैं कि तुम गोरखपुर में बैठ के अनिल के खिलाफ कुछ नहीं करते हो और वो इतना बोल रहे हैं, तो ठीक है, आप लोगों के कहने पे जो आपको करना करिए। फिर आप देखिए कि वो लोग आपके सपोर्ट में कितने खड़े होते हैं। जब मैं कोर्ट में खड़ा होऊंगा और मेरे वकील खड़े होंगे और जब मैं
पन्ने पर पन्ना खोलना शुरू करूंगा और जवाब देना शुरू करूंगा, तो फिर आप देखिए कि आपके सपोर्टर जिनके कहने पे आप मुझसे उलझ रहे हैं वो आपका कितना साथ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सिर्फ मैं कुछ और बातें अब आपके साथ शेयर करता हूं अपने साथियों के लिए। मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं, एंजाइम्स एक्ट एट 35 डिग्री टू 37 डिग्री, सो मिस्टर C.C. मैटी kept to the temperature of distilled water H2 during cohesion between 35 to 37 degree centigrade, kept in atmospheric temperature। ये लाइनें हैं कोहेशन प्रोसेस के 3rd एडिशन में NACM ऑफ इंडिया डॉक्टर NK अवस्थी यानी डॉक्टर नरेंद्र अवस्थी की किताब के पेज नंबर 55 में। एक लाइन और पढ़ रहा हूं, इलेक्ट्रोहोमोपैथी में एंजाइम्स का महत्व। आसुत जल में यदि एंजाइम्स को निकाला जाए तो सारे एंजाइम्स शुद्ध रूप से प्राप्त होते हैं और गहन अध्ययन और एवं अनुसंधान के बाद इसको एल्कोहल में ना बना करके आसुत जल में मैटी जी ने प्राप्त किया और ये एंजाइम्स ही थे। ये लाइनें हैं पेज नंबर 220 से लेकर के पेज नंबर 221-22 में, जहाँ पे इलेक्ट्रोहोमोपैथी में एंजाइम्स के महत्व की चर्चा डॉक्टर नरेंद्र अवस्थी जी ने अपने मैटेरिया मेडिका में किया है। और ये किताब 1994 की है। मैं एक और लाइन पढ़ रहा हूं, मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड अटैक देन सॉल्व वेरी मच इन द मेजर ऑफ एल्किल in the lock of particular enzymes fit with the particular substrate be able to act on it। ये लाइनें हैं पेज नंबर 223 की, जो इलेक्ट्रोहोमोपैथिक मैटेरिया मेडिका की ही हैं। और पेज नंबर 223 पर एक किताब में लिखा हुआ है, वस्तुतः एंजाइम्स के ऊपर आधारित यह चिकित्सा पद्धति मानव समाज के लिए महात्मा मैटी की सबसे अमूल्य देन है। और ये लाइनें भी डॉक्टर नरेंद्र अवस्थी जी की किताब की हैं। मैं एक और लाइन पढ़ रहा हूं, एंजाइम्स आर द सोल ऑफ प्लांट, यानी एंजाइम्स पौधों का हृदय हैं। और ये लाइनें हैं डॉक्टर मिसेज हरी लंगवानी की, जिनकी किताब के लिए डॉक्टर नरेंद्र कुमार अवस्थी, डॉक्टर अशोक शर्मा और डॉक्टर हेमंत सेठिया ने इनको बधाई दिया है इस किताब को लिखने के लिए। और इस किताब का नाम है ए हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी, ए हैंडबुक ऑफ मेडिसिन इन इलेक्ट्रोहोमोपैथी। इलेक्ट्रोहोमोपैथी के मैटेरिया मेडिका के पेज नंबर 26 पे लिखा है कि एंजाइम्स 25 और 26 डिग्री के मध्य कार्य करते हैं। आसुत जल को हल्का गुनगुना करके पौधों को उसमें सड़ा के गला के अधिक से अधिक मात्रा में एंजाइम्स प्राप्त किया जाता है। ये सारी लाइनें मैंने उन किताबों की उद्धृत आपको सुनाया है जिनकी किताबों की लाइनें और जिनके रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ लाइन से रखे हुए हैं। आप उनको, मैं कैमरा अगर घुमा दूँ तो आप देख सकते हैं। इसके पहले 1986, 87, 88, 89, 90 में इलेक्ट्रोहोमियो न्यूज जो डॉक्टर वी कुमार जी पब्लिश करते हैं और इलेक्ट्रोहोमियो गजट जो डॉक्टर इदरीसी जी पब्लिश करते हैं, इन किताबों में, इन पत्रिकाओं में एंजाइम्स की विवेचना की गई है। डॉक्टर रमाशंकर जी के लेखों को बताया गया है। लोग कहते हैं डॉक्टर रमाशंकर जी का नाम डॉक्टर रमाशंकर नहीं, डॉक्टर रामशंकर था। चलिए, कहने को लोग क्या कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अनिल की अंगुली पकड़ के वो रमाशंकर के पास ले गए थे कि इनको कुछ सिखाइए। अब लोग जब कहते हैं कि अनिल बड़बोड़ा बोलते हैं, लेकिन जब लोग अपना बड़बोला बोलते हैं, जब मैं रमाशंकर जी को जानता था तब क्या लोग मुझे जानते थे जो मेरी अंगुली पकड़ के मुझको लेके गए थे? मुझको कब से लोगों ने जाना और मैं कहाँ था, कब बैठता था, कहाँ से मेरा रमाशंकर जी का समर्थन हुआ, इसको डॉक्टर वी कुमार के अलावा तीसरा कोई नहीं बता सकता। और डॉक्टर वी कुमार जी की एक पुस्तक थी जिसको फिलॉसफी ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी का नाम दिया गया था। वो पूरी किताब डॉक्टर रमाशंकर जी के विचारों पर उल्लेखित एंजाइम्स थ्योरी पर थी। तब तक लोगों को एंजाइम्स थ्योरी समझ में आई। ये जितनी किताबों का मैंने वर्णन किया, जिन पेज नंबरों का मैंने वर्णन किया, तब तक लोगों को एंजाइम्स थ्योरी समझ में आई। आईडीसी कमेटी के प्रपोजलिस्ट के लिस्ट में 2 साथियों ने, मुझे तो पहले एक का पता था, अब तो 2 हो गए, 2 साथियों ने एंजाइम्स थ्योरी को वहाँ रखा
तब तक एंजाइम थियरी के बारे में किसी की कोई आपत्ति नहीं थी। हमें लगता है कि प्रपोजलिस्ट की जो सूची है, जैसा कि लोग बताते, मेरे पास तो कोई सूची है नहीं, मैं किसी का नाम भी नहीं जानता कौन कौन उसमें है। प्रपोजलिस्ट लोगों ने आपस में एक दूसरे के प्रपोजल को न देखा, न पढ़ा, न समझा, न किसी को ये पता है कि इनके प्रपोजल में क्या है। अगर ये जानते होते तो आज डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के सामने एंजाइम्स थियरी के सवाल जवाब नहीं होते, लोग आश्चर्यचकित नहीं होते कि ये क्या बता रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आईडीसी कमेटी के समक्ष एंजाइम थियरी को प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसका वर्णन मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में किया था। और अगर लोगों को विश्वास ना हो तो एक दूसरे के प्रपोजल मंगा करके पढ़ लें, अध्ययन कर लें, देख लें, और अगर वहाँ पे एंजाइम्स थियरी गई है तो उसका एक्सप्लेनेशन लोगों ने किया कि नहीं किया है तो मैं नहीं जानता, लेकिन थियरी वहाँ तक गई। ये किताबें जिनका वर्णन कर रहा हूँ, ये किताबें भी वहाँ गई हैं, तो क्या इन किताबों में एंजाइम्स थियरी नहीं है? फिर विवाद किस बात का है? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मान सम्मान को बचाने के लिए सबको हमारे विचारों के साथ समाहित होना है, या लोग हमको नोटिस भेज करके हमसे सिर्फ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में कुछ खोदना चाहते हैं, और मैं लोगों के बारे में खोद करके पूरे देश को बताऊं कि वास्तविकता क्या है, लोग किनसे कितना मुकदमा लड़े हैं, फिर उस मुकदमे के अंतिम फैसला क्या हुआ है, फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इतिहास में क्या क्या हुआ है, कितने कितने लोग क्या क्या खेल खेले हैं, अब तक क्या क्या खेला गया है, अब तक दवाइयाँ कैसे बनी हैं, ये सारी बातें फिर कोर्ट में खुलेंगी। अनिल श्रीवास्तव को इसका फिर कोई चिंता नहीं रहेगी कि अब आगे खेल कहाँ जा रहा है। पहले लोग सोच लें, विचार लें, और फिर अगला कदम उठाएं। जैसे अनिल श्रीवास्तव के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 37 वर्ष मैं बिता चुका हूँ। प्रैक्टिस में जीवन भर बिस्तर पर लेटे लेटे रोगी ही देखूंगा, लोग मुझको आशीर्वाद ही देंगे, लेटे लेटे लोगों को पढ़ाता भी रहूँगा, लोग मेरा सम्मान ही करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विशिष्ट धुरंधर विद्वान लोग फिर कोर्ट में अगर नंगे होने लगे तो अनिल श्रीवास्तव को दोष नहीं देंगे। ये मैं बिल्कुल वार्निंग दे के पूछ रहा हूं और कह रहा हूं कि अगर आगे कहानी कहीं बिगड़ जाए तो लोग मुझे दोष मत दीजिएगा। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको से निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ करके कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आज जहां खड़ी है उसको वहीं रोक दीजिए। मैं आज भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, सभी सीनियर से, सभी जूनियर से, सभी मित्रों से, जहां तक ये मेरी आवाज़ जा रही है, जितने लोग सुन रहे हैं वो सब। और अगर आपको यही लगता है कि नहीं मेरा मान सम्मान जा रहा है, अनिल श्रीवास्तव लिखित माफ़ीनामा मांगे, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा, तो अब आप लोग कोर्ट जाइए, मेरी तरफ से आपको खुली छूट है। अब जो होगा, कोर्ट मुझे फांसी देगा वो भी स्वीकार है, कोर्ट मुझे सजा देगा मुझे वो भी स्वीकार है, कोर्ट मेरे ऊपर जुर्माना ठोकेगा मुझे वो भी स्वीकार है। कोर्ट से अगर आपका मान सम्मान बच जाता है तो आप कोर्ट जरूर जाइए। बस इतनी सी बात। मैंने आपको एंजाइम्स थ्योरी के बारे में बताया कि एंजाइम्स थ्योरी मेरी नहीं है, मेरा सिद्धांत नहीं है। मैटी जी के समय में, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, कल डॉक्टर संजय निषाद जी से मेरी बातचीत हुई। उनके लड़के प्रवीण निषाद जी इस समय एमपी हैं गोरखपुर के, और जब चर्चा होने लगी इस प्रकार के नोटिस की और तमाम सवाल जवाब की, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हम लोगों को पढ़ाया और हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगा के दिया और हमको मार्केट में अवैध संतान बना के छोड़ दिया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पे, तब उनको ये डॉक्टर शब्द याद नहीं आया था, तब उनको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एंजाइम थ्योरी याद नहीं आई थी। और उन्होंने डॉक्टर संजय निषाद के शब्द मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि रमाशंकर जी ने वही किया, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव वही कर रहे हैं जो मैटी जी ने किया। मैटी जी के समय में विज्ञान इतना प्रगति नहीं था, उन्होंने उसको त्वरित कार्य करने का गति दिया। हम लोगों ने उस पर शोधन किया, शोध किया, रिसर्च किया, और अपने प्रयोग के दौरान देखा कि एंजाइम्स ही इन दवाइयों में है और एंजाइम्स ही इलेक्ट्रॉन के गति के कारण हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। ये डॉक्टर संजय निषाद के शब्द थे, जबकि कल वो बहुत व्यस्त थे और एक कार्यक्रम में थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे 200 दिन का मौका है डॉक्टर साहब, मैं इस पर विस्तृत आपसे चर्चा करूंगा और निश्चित रूप से डॉक्टर रमाशंकर जी के कृत कार्यों को हम आप मिल करके आगे बढ़ाएंगे और इसमें कोई बाधा नहीं है। और आपको बता दूं कि डॉक्टर संजय निषाद जी गोरखपुर के ही किसी संस्था के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के छात्र रहे हैं। मेरे आने के बाद ये रमाशंकर जी के संरक्षण में गए, रमाशंकर जी ने इनको भी बहुत कुछ चीज़ें बताई, और मेरे और डॉक्टर संजय निषाद जी मेरे घर तक भी आए हैं। मैं भी उनके घर भी गया हूं, और उस समय मेरी उनसे मुलाकात हुई थी जब हम लोग बिल्कुल एक दूसरे को के साथ जुड़ गए थे, और रमाशंकर जी के शिष्य होने के नाते हम लोग एक दूसरे को आज भी गुरु भाई मानते हैं, और वो मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, और मैं भी उनको अपने छोटे भाई की तरह ही सम्मान देता हूँ।
तो यहाँ पे जहाँ पे व्यवहार बनने और बनाने की बात होती है, वहाँ पर हम व्यवहार को बिगाड़ने का प्रयास जब करते हैं अहम के नाते कि हमारा मान सम्मान बने, मान सम्मान केवल कहने से नहीं बनाया जाता। मान सम्मान के लिए आपको दूसरे को भी, छोटे को प्यार देना पड़ता है और बड़े को सम्मान लेना पड़ता है। चलिए इन सब बातों के साथ आइए अब हम आज से शुरू करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे ENT, ईयर, नोज एंड थ्रोट, जिसमें हम सबसे पहले आपसे चर्चा कर लेते हैं ईयर की। ईयर में जो कॉमन एक रोग, पहले तो हम ईयर के या कान के बाहरी संरचना के बारे में मैंने आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जब समझाया था, जब मैंने उसका क्लास रेगुलर लिया था तो मैंने आपसे बात किया था। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को जानने वाले ये जानते हैं कि कान हमारी एक बहुत अहम संरचना है। कान केवल सुनना ही नहीं करता है, बल्कि कान हमारे शरीर का बैलेंस भी करता है। हम इस समय जो बैठे हुए हैं और इधर उधर हम नहीं गिर पा रहे हैं, ये हमारे कान के बैलेंस के कारण है। हम जब मोटरसाइकिल या साइकिल चलाते हैं और दाएं जब हम झुकते हैं तो हम फिर बाएं की तरफ अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। ये काम भी हमारा कान ही करता है। कान के अंदर 3 छोटी छोटी हड्डियां होती जिन्हें ईयर ऑस्किल कहते हैं, और उनसे जुड़ा हुआ कॉकलिया होता है। उसके पहले ईयर ड्रम होता है, जहाँ पे हमारे आवाज़ों के जो ध्वनि की तरंगें होती हैं जाकर के हमारे इंटरनल मिड ईयर के, हमारे कान के 3 भाग होते हैं, एक एक्सटर्नल ईयर, एक मिड ईयर और एक इंटरनल ईयर। जो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है ये बाहर का कान होता है, जो हमारा, जिसको हम ईयर पिन्ना कहते हैं। ये इसको ईश्वर ने इसलिए बनाया है कि ये बाहर की ध्वनि तरंगों को कैच करता है और फिर यहाँ से ध्वनि तरंगें अंदर की ओर जाकर के हमारे मिडिल ईयर के ईयर ड्रम पे जाकर के टकराती हैं। ठीक उस तरह जैसे हम ढोल बजाते हैं, ढोल पे ढप ढप की आवाज़ करते हैं और ढोल में सुरीले धुन निकलती है। जिस तरीके से आप ढोल को लाइक करते हैं या तबले पे आप उंगली थाप देते हैं तो उससे तरंगे निकलती हैं, उसी तरीके से ये हमारी ध्वनि तरंगे जाके कान के मिड ईयर पर टकराती हैं और वहाँ से फिर ये इलेक्ट्रॉनिक वेव में, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक वेव पे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में ये वहाँ से गति करती हैं और उन तरंगों को ले जा करके हमारे कॉकलियर पार्ट में, जो बहुत घूमी हुई एक स्प्रिंग है, वहाँ पर इसकी दूरी को बढ़ा देती है प्रकृति। देखिए, प्रकृति को आपको यहीं पे भगवान को ही मानना पड़ेगा। भगवान को जीव विज्ञान वाले ही मान सकते हैं, क्योंकि वो भगवान को साक्षात देखते हैं, ईश्वर के साक्षात दर्शन अपने अंगों में करते हैं। ईश्वर को ये पता था कि अगर कान पर बहुत तेज ध्वनि आएगी तो हमारा ईयर ड्रम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, या आगे जा करके हम इसको कैसे सुनेंगे, सीधे ब्रेन में पहुँचा देंगे तो ब्रेन ब्रस्ट कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, कॉकलिया को इतना ज़्यादा घुमा दिया स्प्रिंगदार कि वहाँ तक ध्वनि तरंगे घूमते घूमते उनका आवेग कम हो जाए, उनका वेग कम हो जाए, उनकी जो तीव्रता है वो कम हो जाए, और फिर उस तीव्रता को ध्वनि तरंगे हमारे मस्तिष्क को पहुँचा करके मस्तिष्क के कंप्यूटर को सीधा सुनाती हैं। तो इस तरीके से ईयर हमारा 3 पार्टों में बटा हुआ है। अब अगर 3 भाग में बटा है तो ईयर के 3 न सुनने के कारण भी बन जाते हैं। पहला कारण हमारा होता है, जिसको हम आपसे चर्चा कर रहे थे आज के डीफनेस में, कि हम न सुनने की जो बीमारी होती है, कान में सुनाई कम पड़ना, उसके 3 काज होते हैं। पहला काज होता है कंडक्टिव डीफनेस, और दूसरा काज होता है सेंसरी न्यूरल डीफनेस, और तीसरा काज होता है मिक्स्ड डीफनेस। जो कंडक्टिव होता है इसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव या मिडिल ईयर का डीफनेस। हमारे एक्सटर्नल ईयर में कोई कमी नहीं होती है, किसी के कान के ईयर पिन्ना छोटे हो सकते हैं, किसी के कान के ईयर पिन्ना बड़े हो सकते हैं। उसके अंदर होता है ईयर ड्रम जो झिल्ली नुमा होता है। ये ईयर ड्रम जो झिल्ली नुमा होता है, इसी ईयर ड्रम पर अगर कोई रुकावट आ गई है, या उसमें छेद हो गया है, या उसमें कहीं पर कोई ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, तो सुनने में दिक्कत आती है। ये पहला कारण है कंडक्टिव डीफनेस का या ऑब्स्ट्रक्ट डीफनेस का। दूसरा है हमारा सेंसरी न्यूरल डीफनेस। ये हमारा कॉकलिया से ब्रेन के बीच में जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व्स हैं, उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, उनमें कोई दिक्कत हो। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए जो न्यूरल लेशन होते हैं, जिसको हमारे जो क्रेनियल नर्व्स होती है उनमें जो 8वीं नर्व होती है, जो ऑडिटरी नर्व्स कहलाती है, वो ऑडिटरी नर्व्स और हमारे कॉकलिया के बीच में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया है, कोई अवरोध आया है या कोई दिक्कत आई है, तो हमको सुनने में दिक्कत होती है। और तीसरा है मिक्स्ड, दोनों काज हो सकते हैं। हमारा मिडिल ईयर भी डिफेक्टिव हो सकता है और इंटरनल ईयर भी डिफेक्टिव हो सकता है। इन तीनों कॉज पर
हम अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें और दवाओं को देने का प्रयास करें तो हम ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चूँकि ऑर्गन वाइज मेडिसिन है, सिस्टम वाइज मेडिसिन है, तो हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पहले तो कान को हम साफ करने के लिए WE को 3 से 5 बूंद एक कॉटन में भिगो करके हम आसपास कान के बाहर की तरफ उसको लगा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत दर्द है, कोई ऐसा घाव लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो हम बाहर से भी देंगे। और खाने के लिए और कान में हम 1 से 2 ड्रॉप जिसमें RS ना हो, देखिए ये भी एक शर्त है कि RS ना हो, डिस्टिल वाटर में बना हुआ WE, BE और GE, ये तीनों इलेक्ट्रिसिटी एक साथ आप मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कंफ्यूज भी मत करिएगा पॉजिटिव और निगेटिव के चक्कर में। WE, BE और GE, इसी में 5 बूंद S5 डाल दीजिए, तो 5-5 बूंद आप मिलाएंगे तो आपकी 20 बूंद हो जाएगी। 20 बूंद को एक कॉटन में भिगो करके और अपने कान पे एक आधे मिनट के अंतराल पे आप उसको जब डिप करके चुआएंगे, डालेंगे, तो जब वो सूख जाए तब फिर दूसरा बूंद डाल दीजिए, यानी लगभग 2 मिनट के बाद। और इस तरीके से लगातार अगर आप 2-4 दिन तक करते हैं तो अंदर का जो घाव होगा या कोई फोड़ा फुंसी होगा तो वो आपका वहाँ से दबेगा। अब ये तो हो गया बाहर एक तरीके से मिडिल ईयर के पहले की बात। अगर ये शर्त तभी है जब मिडिल ईयर में कोई चोट ना हो, कोई अंदर से उसमें छेद ना हो, क्योंकि ये दवा आपकी फिर इंटरनल ईयर में नहीं जानी चाहिए। पहले आप किसी कान के डॉक्टर से इसकी जांच करा लें कि आपके कान में वास्तव में डिफेक्ट कहाँ पे है। अगर ऐसा लगता है कि कान में कोई फोड़ा फुंसी निकला हुआ है, उसमें कोई घाव है, तो आप इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। खाने के लिए आप S5, C7, BE और GE ये दवाएं मिला करके 10-10 बूंद 1 कप पानी में दिन में 3 बार अगर आप रोगी को देते हैं तो कान के अंदर का मिडिल ईयर तक का पूरा घाव भर जाएगा 10-15 दिन में। और अगर मिडिल ईयर के डिफेक्शन के नाते उसको सुनने में दिक्कत हो रही तो धीरे धीरे उसके कान की आवाज़ सुनाई पड़ना उसका बढ़ जाएगा। अब अगर इंटरनल ईयर में दिक्कत है तो अब इंटरनल ईयर में चूँकि नर्व्स जुड़ी हुई हैं, ब्रेन का संबंध 8वें का आपके ऑप्टिक ऑडिटरी नर्व से जुड़ा हुआ है, तो ऑडिटरी शब्द सुनने के लिए होता है। ऑडिटरी शब्द सुनना है तो ऑडिटरी नर्व सुनने वाली नर्व है। जब यहाँ पर कोई दिक्कत आएगी तो वहाँ पे हमको लेना है F1, Ben1, A1, ये तीनों दवाएं F1, Ben1, A1 और प्लस S5, C5, ये 5 दवाएं मिला करके आपको रोगी को सुबह दोपहर शाम 3 बार देना है। तो संभव है कि आपको इस तरीके की जब दवाइयों का आप चयन करेंगे तो रोगी आपका इंटरनल ईयर से या मिडिल ईयर से अगर कहीं दिक्कत है उसको, तो धीरे धीरे उसका सुनना रिकवर होगा। अब अगर वो जन्म से ही नहीं सुन रहा है, प्राकृतिक रूप से उसके डिफेक्ट है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, फिर वो सर्जिकल मामला है, आप उसको रेफ़र कर दीजिए। ऐसे केसों में आप अपने आप को समय मत बर्बाद कीजिए, अपने आप को उलझाइए नहीं। केवल आप टेम्पोरली परसिस्टेंट चेंज, ये बार बार मैं कहता हूँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कि अस्थायी परिवर्तन, कोई परिवर्तन आया उसको हम समाप्त कर सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट चेंज परिवर्तन है हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इस नाते हम कंस्ट्रक्टिव हैं, डिस्ट्रक्टिव नहीं हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। तो कंस्ट्रक्टिव मूड से आप जब अपने रोगी की सेवा करेंगे तो आपको इस पर लाभ होगा। और आज मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने साथियों के नाम पढ़ूंगा, तो इस समय डॉक्टर विनेश पाल जी लिख रहे हैं कि क्लास नंबर 21 में कान के बारे में चर्चा हुई थी। जी, मैंने जब एनाटॉमी बताया था तो मैंने वहाँ पे कान की चर्चा की थी। डॉक्टर उदयभान मलिक जी कह रहे हैं, सर हम आपके पग पर साथ हैं, हम आपके ऊपर हुए अन्याय और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है और इसके पहले अगर हम लोगों को कोर्ट जाना पड़े तो हम भी जाएंगे आपके साथ, आपके ऊपर आंच नहीं आने देंगे। उदयभान मलिक जी, हम आपकी भावनाओं का कद्र करते हैं और पूरा देश आज कल से और आज तक लगातार मुझे मेरे फ़ोन कॉल्स पे, मेरे ग्रुप पे मुझे हिम्मत बंधा रहा है और मेरे साथ सभी एक साथ खड़े हैं। मैं पूरे देशवासियों का, पूरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाज का, जो मेरे इस दुख में, मेरे कष्ट में, मेरे इस नोटिस में मेरा साथ दे रहे हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। और एक बार पुनः आप सब की ओर से, अपने सीनियर से अनुरोध करता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के भविष्य के लिए इस तरह का खेल बंद कर दें। सुभाष आपटे जी नमस्कार कर रहे हैं, प्रिंस श्रीवास्तव जी प्रणाम कर रहे हैं, डॉक्टर VK श्रीवास्तव जी नमस्कार कर रहे हैं, डॉक्टर जगदीश प्रकाश जी हैं, बहुत से साथी हैं, नाम आपके जल्दी जल्दी आते हैं चले जाते हैं और लगभग 38 लोग
इस समय लाइन पर हैं। देवव्रताचार्य जी हैं, पैथी इलेक्ट्रोहोपैथी जी हैं, जैद हनीफ जी हैं, मिस्टर डॉक्टर मान सिंधु जी हैं, प्रदीप जी हैं, समीर पात्रा जी हैं, रूपेंद्र ठाकुर जी हैं, प्रदीप सोनी जी जबलपुर से हैं, डॉक्टर देवाचार्य जी हैं, सत्य नारायण साहू जी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज के इस क्लास में बहुत से लोग हैं और सबके नाम जल्दी जल्दी आते हैं और चले जाते हैं। मैं सबके नाम में जय किशन जी दिखाई पड़ रहे हैं, विनेश पाल जी हैं, जैक्सन भार्गव जी बस्ती से कुछ लिख रहे हैं, मैं उनको पढ़ नहीं पाया, एक बार रिपीट करके पढ़ देता हूँ। डॉक्टर जैक्सन भार्गव जी लिख रहे हैं कि हमारे बस्ती की शान है और हम सब एक साथ हैं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब बहुत बहुत हमारे साथ खड़े हैं, आप सबका आभार है। सबके नाम बहुत क्षमा कीजिएगा, सबके नाम नहीं आ पा रहे हैं और मैं आप सबका सुबह डॉक्टर संतोष चौरसिया जी गुड नाइट कर रहे हैं। तो आप सबका आज के इस कार्यक्रम में, अभी मैं इस कार्यक्रम के बाद तुरंत आप सबके सवालों का जवाब दूंगा, आपके बातों का जवाब दूंगा। हालांकि मैं एक बार फिर सभी से, चाहे वो डॉक्टर एच एन लाल जी हों, चाहे अन्य प्रपोजलिस्ट हों, अगर मेरी बातों से किसी को आज भी कष्ट हुआ है तो मैं एक बार पुनः सबसे क्षमा चाहता हूं। मैं अपने शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता। मेरा एक जनरल कमेंट होता है, उस जनरल कमेंट को अगर लोग व्यक्तिगत अपने ऊपर लेते हैं तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं कि वो और मैं उनसे आशा व्यक्त करता हूं कि वो हर बात को अपने ऊपर नहीं लेंगे। कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी व्यक्ति, मैं एक जनरल कमेंट करता हूं और एक जनरल, और मैं जो भी कहता हूं प्रमाण के साथ कह देता हूं। मैं जैसे मैंने आपको एंजाइम थ्योरी के पेज नंबर तक आपको बता दिए। मैंने परसों के वीडियो में आपको बताया था कि जो कमेटी में रखा गया वहाँ का भी पेज नंबर बताया था। तो मैं आपसे जितनी बातें करता हूँ वो प्रमाण के साथ करता हूँ। इस नाते मैं समझता हूँ कि एच एन लाल जी मेरी भावनाओं से आज अवगत हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो सीनियर हैं, वो विद्वान हैं, समझदार हैं, वो अपने हर कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं उनका सिर्फ आशीर्वाद चाहता हूँ, उनका साथ चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोहोपैथी के प्रगति में वो सबके साथ खड़े रहें। एक बुजुर्ग की हैसियत से, जैसे घर में एक बुजुर्ग की आवश्यकता होती है, वैसे इलेक्ट्रोहोपैथी को अभी डॉक्टर एच एन लाल के रहने की, उनके आशीर्वाद के, उनके बातों की ज़रूरत है और मैं उनकी कद्र करता हूँ। बस इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबका नमस्कार, शुभ रात्रि।